आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 का और हिस्ट्री का। ये एमजीसी और एमआईसी का हम लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इसका क्लासेस 1 यूनिट 1 का, ये यूनिट 1 है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का अगर हिस्ट्री आपका है, हिस्ट्री या तो एमजेसी हो या एमआईसी हो। आपको पता है कि एमजेसी वाला कोर्स ही एमआईसी में हल्का सा कम कर दिया गया कोर्स को, ध्यान रखिएगा। हल्का सा कम करके यही उतना ही कोर्स है लगभग लगभग। तो एमजेसी हो एमआईसी या एमआईसी आपका हिस्ट्री, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, और इसको एकदम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन विस्तार से आएंगे। आप चाह रहे हैं कि हम गेस पर पढ़ कर और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बनाने वाले बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर बैठे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कोर्स लागू हुआ है, तो कुछ सोचिए कि ना लागू हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा बनाया गया होगा कि गेस्ट पर पढ़कर आप पास हो जाएंगे? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ाएंगे हम? सबसे पहले इसको तो चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सब करवाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इस पर अगर आपको एमजेसी और एमआईसी हिस्ट्री का आपको सिलेबस नहीं पता हो तो इसके लिए भी एक वीडियो बना दिए हैं। और अगर आपको नहीं पता हो तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो प्ले लिस्ट से भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसके पिछला वाला क्लास के बारे में। चलिए, तो हम लोग ये समझ लिए थे कि भारतवर्ष की अवधारणा में सबसे पहले स्रोतों का सर्वेक्षण करना था। तो भारत के इतिहास कैसे लिखा गया था, इसमें अंग्रेजों को क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, अंग्रेजों के कारण ही भारत के इतिहास इतना विस्तृत तरीका से लिखा गया। भले ही अंग्रेजों ने अपना उसमें कोई भी नियम या अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध किया, वो अलग की बात है। अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखवाया उसमें बहुत सारा अपना स्वार्थ की बातें भी लिखवा दिया है, वो अलग की बात है। लेकिन भारत का आज जो इतना विस्तृत इतिहास देखते हैं कि पाषाण काल देखते हैं, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, वैदिक काल देखते हैं, इतना विस्तृत तरीके से हम पढ़ पाते हैं। ये अंग्रेजों की समझ लीजिए कि देन है कि पढ़ पाते हैं, नहीं तो भारत का जो इतिहास एकदम बिखरा हुआ था। उन्हीं लोगों ने भारत में आकर पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई। देखिए, भारत से उन्होंने बहुत सारा सामान लूटा, बहुत कुछ लूटा, लेकिन भारत के लिए कुछ अच्छा भी किया, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई, ये सब करवाए, और भारत के पूरा एकदम इतिहास को, सारे जगहों से इतिहास को इकट्ठा किया। नहीं तो भारत में इतने महान महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, सम्राट अशोक हुए हैं, ये सब किसी को पता ही नहीं था, किसी को पता नहीं था। 1665-67 ईस्वी तक, मतलब उससे पहले तो किसी को पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े भी शासक हुए हैं। बस उनको स्तंभ उनका था तो कोई पहचानिए नहीं पा रहा था, कोई ब्राह्मणी लिपि पढ़िए नहीं पा रहा था, तो उनके स्तंभ लेख जो थे वो कोई पढ़ नहीं पा रहा था, तो समझिए नहीं पा रहा था। ये अंग्रेजों के दिन है कि उनके बारे में सभी लोग आज जान पाते हैं, खासकर मौर्य वंश के बारे में जान पाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौर्य वंश नहीं, सारे वंशों के बारे में, मौर्य वंश हो गया, चाहे जितने भी शुरू से वंश हुए या जो भी काल हुए, अलग अलग समय हुए, सबके बारे में जान पाते हैं। स्रोत, भारतीय इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत है। अब क्या स्रोत है, स्रोत के बारे में भी हम बताए थे कि स्रोत मतलब होता क्या है, पिछले भाग में बताए थे। पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत का मतलब थोड़ा समझिए। देखिए, पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि पहले के लोग जिनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उनके द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तुएं हमें मिल जाए, वो सब पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। जैसे उनके द्वारा उपयोग किया गया घर मिल जाए, जिसको हम भवन कहते हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए कोई पात्र मिल जाए, बर्तन मिल जाए, या उनके द्वारा उपयोग किए गए सिक्के मिल जाए, या उनके द्वारा उपयोग किए गए कोई हल, कोई और कुछ भी मिल जाए, उनके द्वारा उपयोग किए गए जो भी सामान, उनके कपड़े मिल जाए, या कुछ भी उनके द्वारा उपयोग किया हुआ मिल जाए हमें, वो सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। उनके द्वारा अगर उपयोग किया गया, उनके द्वारा टच किया गया है, तो ये सब उनके द्वारा बनाया गया, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब उनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ रचनाएं, चाहे कोई कहानी की रचना की गई हो, और कहानी ऐसा ना हो कि लिखित ही चाहिए, कहानी ऐसा भी हो सकता है कि उनके द्वारा वो कहानियों को सुनाया जा रहा हो, सिर्फ कहा जा रहा हो, इस पीढ़ी से अगले पीढ़ी, अगले पीढ़ी से अगले पीढ़ी, और कुछ कहानियां ऐसी होती है, आपने अपने घर में भी वो कहानियां सुनी होंगी, वो कहीं पर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा वो कहानी। बहुत सारे बिल्ली की कहानी सुनी हुई मिलेगी आपको राजा की कहानी सुनते हुए बहुत सारा मिलेगा कि ये राजा थे, उनके 2 लड़के थे, 3 लड़के थे, ऐसे करके उनकी एक लड़की थी, ये थी। मतलब आपके घर में कहानी सुने हुए मिलेंगे, लेकिन वो कहीं भी किसी टेक्स्ट बुक में आप नहीं देखेंगे कि वो लिखा हुआ है कहानी। तो ये कहानी अब बहुत पुराना कहानी होता है, तो कैसे उनके अगले वाले पीढ़ी उनको सुनाए ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा है, ध्यान रखिएगा। तो यही साहित्यिक स्रोत होते हैं। क्या साहित्यिक स्रोत होते हैं? या तो लिखित में मिल जाए, या
मौखिक रूप से मिल जाए, वही साहित्यिक स्रोत आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और तो हाँ, पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं? अभिलेख। अभिलेख मतलब उनके द्वारा, हाँ अभिलेख मतलब क्या होता है? अभिलेख मतलब होता क्या है? अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं और अभिलेख मतलब क्या होता है ये समझिए। अभिलेख मतलब हम लोग समझ ही नहीं पाते। देखो अभिलेख होता क्या है? अभिलेख ये होता है, यहाँ अभिलेख, अभिलेख में क्या आते हैं कि उनके द्वारा लिखा गया कोई भी चीज, किसी पर वो अपने बारे में कुछ भी लिखवाए हों, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, इतिहास के लोगों के बारे में, तो सब अभिलेख आता है। चाहे वो किसी भी चीज पर लिखवाया हुआ हो सकता है, या तो किसी भी चीज पर हो सकता है, को पत्थर पर लिखवाए हों, पत्थर पर लिखवाए हों, या हो सकता है कि तांबा का कोई पत्र पर लिखवाए हों, या ऐसा हो सकता है कि ताड़ के पत्र पर लिखवाए हों, या कोई और पत्ता पर लिखवाए हैं। किसी भी चीज पर लिखवाया गया हो तो सब अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख के एक दो प्रकार भी हम लोग समझ लेते हैं। अभिलेख के जो प्रकार होते हैं, अभिलेख के प्रकार होते हैं, एगो स्तंभ लेख होता है, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, एगो शिलालेख होता है। यहाँ पर देखिए शिलालेख हम पहले लिख देते हैं। शिलालेख सबसे बड़ा प्रकार होता है, वो शिलालेख होता है। स्तंभ लेख होता है, देखिए समझिए, शिलालेख होता है, शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुहा लेख। और भी ये अभिलेख के कई प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को तीनों को जानना होता है। शिलालेख, शिला का मतलब पत्थर होता है, उस पर लिखा गया होता है। और शिला लेख में क्या आते हैं? शिलालेख में वो आते हैं जैसे चौड़ा करके, ऐसे चौड़ा में कुछ भी लिखा गया है, ऐसे चौड़ा करके ऐसे लिखा गया है, वही शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। और ये सब अभिलेख, इन सबको अभिलेख कहेंगे। स्तंभ लेख को भी अभिलेख कहेंगे, गुहा लेख को भी अभिलेख कहेंगे, और शिलालेख को भी अभिलेख कहेंगे। अब ये अभिलेख अपने गाँव में भी आपने देखा होगा। आप कहेंगे अरे हम अभिलेख गाँव में कहाँ देखे हैं? दिखाते हैं आपके गाँव में कहाँ दिखे हैं आप, या कहीं पर भी। अरे बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे अभिलेख आपने देखा है। आप कहेंगे नहीं नहीं हमने अभिलेख कहाँ देखा? देखिए दिखाते हैं आपने अभिलेख कहाँ देखा है। जब आपके गांव में रोड बनता है, रोड बनता है, रोड जैसे ही कंप्लीट होता है, तो ये रोड किसके द्वारा बनवाया गया है? वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है। और बोर्ड किसके द्वारा लगाया जाता है? जिसने ये काम करवाया है। और उस बोर्ड पर पूरा विवरण लिखा रहता था कि ये रोड इन व्यक्ति के घर से ये व्यक्ति के घर तक बना हुआ है, और इस रोड में इनके द्वारा इतना, मतलब इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के घर तक बना हुआ है, और साथ में इतना खर्च लगा हुआ है, इनके द्वारा ये बना गया है, उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, ये सब लिखा हुआ रहता है। या तो हो सकता है वो टीन के पत्थर पर लिखा हुआ हो, ठीक ऐसे चौड़ा में करके, या हो सकता है वो पत्थरों पर लिखा हुआ। अगर आपके घर में, अगर आप अगर आपके गांव में, अगर आप बिहार से हैं तो आपके गांव में नल जल योजना पहुंचा होगा, और नल जल योजना पहुंचा होगा तो वहाँ टंकी के पास देखिएगा, वहाँ एगो बोर्ड लगाया हुआ अब नहीं होगा, क्योंकि तोड़ फोड़ दिए होंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा, तोड़ फोड़ दिए होंगे। अभी भी जाइएगा तो शायद अवशेष उसका बचा हुआ होगा, उसको अवशेष बोलते हैं। जब हम किसी भी पुरातात्विक स्रोत को इकट्ठा करते हैं तो उसको अवशेष बोलते हैं। जाइएगा ना वहाँ टंकी के पास में तो देखिएगा वहाँ अवशेष बचा हुआ होगा उसका, कि टीना इधर मुड़ा हुआ है, ये इधर मुड़ा हुआ है। तो उस अभिलेख को ध्यान से देखिएगा, वो अभिलेख है। और आगे आने वाली पीढ़ियाँ वो देखेंगे तो समझेंगे कि अच्छा यहाँ पर एक बार नल जल बनाया गया था, और इसमें इतना खर्च लगा था, ये व्यक्ति थे, ये मुखिया थे, ये उस समय वार्ड सदस्य थे, या वो ये प्रधान थे, ये सब होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही शिलालेख ये हो गया। स्तंभ लेख, खंबा, स्तंभ का मतलब खंबा होता है। खंबा पर जो लेख लिखवाया गया है, खंबा पर भी लेख लिखवाया जाता था। अशोक के बहुत सारे स्तंभ लेख मिले हैं, सम्राट अशोक के बहुत सारे स्तंभ लेख। तो खंबा पर जो लेख लिखवाया जाता था उसको स्तंभ लेख कहा जाता था। और साथ में गुहा लेख, यानी गुफाओं में जो लेख मिलते थे उसको गुहा लेख कहा जाता था। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण है बराबर की पहाड़ी, जो बिहार में स्थित है। वहाँ पर 4 गुफाएं हैं, और चारों गुफाओं में गुहा लेख लिखा हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया गुफा है, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। तो यही अभिलेख के बारे में। स्मारक एवं भवन समझते हैं, भवन यहाँ पर लिखा हुआ है। स्मारक भवन के बारे में आप तो जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। स्मारक और भवन क्या होते हैं? जैसे ही कोई भी राजा के द्वारा उपयोग किया गया महल, उनके मकाबरे, ये सब स्मारक और भवन में, उनका किला, जो भी किला है, ये सब स्मारक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। या उनका जो जेल है, ये सब स्मारक के अंतर्गत ही आएंगे। सिक्का तो समझते ही हैं, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, या तांबा का सिक्का, या शीशा का सिक्का। शीशा का भी सिक्का चलवाया जाता था। कब चलवाया गया था शीशा का सिक्का? ये शीशा का सिक्का कब चलवाया गया था? सतवाहनों के समय शीशा का सिक्का चला था, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारे सिक्के चले थे। मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, उनकी भी तो कोई धार्मिक विशेष, उनकी भी तो कोई धार्मिक मान्यता होगी ना जी, तो मूर्ति तो बनाते होंगे। तो ये मूर्तियाँ मिलती है। तो सबसे पहला मिला था मूर्ति वो सिंधु घाटी सभ्यता में।
एक नर्तकी का मूर्ति मिला था। और ये तो उसके बाद चित्रकला, वो चित्रकला भी बनाना जानते थे। और चित्रकला सबसे अधिक मिला हुआ है चित्रकला पूरा वो पाषाण काल के लोगों का। ऐसे करके चित्र मिला हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे, कुछ व्यक्ति इधर, कोई मार रहा है, इधर इधर जानवर है जा रहा है, ऐसे जानवर है, इधर जानवर है, ऐसे जानवर का बनाया गया। और कोई इधर से मार रहा है इसको, कोई मारने वाला है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार। अभी तो शिकार कर ही रहे हैं, अभी कौन सा इंसान बन गए हैं, अभी ये तो शिकार कर ही रहे हैं। तो उस समय ये पता चलता था कि जानवरों का शिकार बहुत बढ़िया, एकदम देखने में बहुत बढ़िया लगता है। समझ लो उस समय इतना दिन पुराना, इतना बढ़िया, उनके बारे में जान पाते हैं। मुहर है, जहाँ व्यापार होता था वहाँ मोहरों का उपयोग होता था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें मिली हुई हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया साहित्यिक स्रोतों में क्या हो गया, कुछ भारतीय साहित्य है और कुछ विदेशी साहित्य है। साहित्यों में क्या क्या है, भारतीय साहित्य और कुछ विदेशी साहित्य जो भारत के इतिहास जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भारत के, थोड़ा विदेशी साहित्य के बारे में पहले भारतीय साहित्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय साहित्य में दो तरह के, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन कौन आते हैं, थोड़ा धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जान लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। कौटिल्य जिनको चाणक्य कहते हैं। चाणक्य नीति जानते हैं ना, बहुत फेमस है चाणक्य नीति राजनीति में। तो ये अर्थशास्त्र पहली राजनीति की पुस्तक थी, ध्यान रखिएगा। जो बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ था, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में है, लेकिन राजनीति के बारे में बहुत कुछ है। अर्थशास्त्र सिर्फ नाम है इसका। और राजनीति के बारे में क्या है कि एक राजा कैसे होना चाहिए, राजा का पड़ोसी कैसा होना चाहिए, सेनापति कैसे होना चाहिए, राजकुमार, अगर राजा का कोई पुत्र हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, राजा को विवाह किससे करना चाहिए, या न्याय प्रणाली कैसा होना चाहिए, कोई चोरी करे तो कैसा, क्या उसको दंड देना चाहिए, और उसके राज्य में राजस्व विभाग कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे काम करना चाहिए, लोगों को अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति कैसे उनको राष्ट्रवादी होना चाहिए, ये सब बातें अर्थशास्त्र में किसने लिखा है, चाणक्य ने रचना किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं, ध्यान रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष, ये कोई धार्मिक किताब है ही नहीं, इसमें धर्म के बारे में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये धार्मिक साहित्य में देख लेते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जैन साहित्य, और देखिए जैन साहित्य में भागवती सूत्र आ गया, भागवती सूत्र। और देखिए यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में थोड़ा पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये सब देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य में मुख्य रूप से वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, महाकाव्य आते हैं, पुराण और स्मृति। वेद में कितने प्रकार के वेद, 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा चारों वेदों की विशेषता क्या क्या है, चारों वेदों की विशेषता अलग अलग है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, यही वेदों को ही ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशिकी, ऐतरेय, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, इन वेदों का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और देखो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाएगा, एक मिनट, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ में अंतर होता है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर के सब कुछ आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ किसको बनाया गया था, वेद इतने बड़े हो गए थे ना कि नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाते थे, तो उसी के लिए उन शब्दों को छोटा छोटा करके, जैसे बड़ा कोई शब्द लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन इस ब्राह्मण ग्रंथ में दिया हुआ था, तो उसी को छोटा करके और इसमें बनाया गया था ब्राह्मण ग्रंथ, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। उपनिषद अपने आप में मतलब एकदम बेहतरीन, जो बेहतरीन कहा जाता है ना उपनिषद, वो अपने आप में एक बेहतरीन होते हैं उपनिषद, समझ लीजिए। ये वेद खुद कहते हैं ना कि हमसे भी ऊपर उपनिषद है, इतना बेहतरीन उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग, वेदों के ही अंग, वेदों को समझने के लिए, वेदों को जानने के लिए वेदांग बनाए गए थे। और वेदांग कुल 6 वेदांग है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। महाकाव्य, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य हो गए। पुराण आपको पता है 18 पुराणों की संख्या कितनी है, 18 अभी तक मिले। स्मृति कई प्रकार की स्मृतियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। तो हाँ, ये अब थोड़ा सा बौद्ध ग्रंथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 आते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक, ध्यान रखिएगा। मिलिंद पनो, आइए देखिए, त्रिपिटक के बारे में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। मिलिंद पनो के बारे में किसके बारे में जिक्र है, पहले बात तो ये बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा ये जो मीनांडर एक शासक था, और नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था। नागसेन एगो बौद्ध भिक्षुक, जैसे समझिए नागसेन था, ये नागसेन हुआ, नागसेन। और ये है एक मीनांडर,
डर मीनांडर, एक मीनांडर है। अब ये बौद्ध भिक्षुक जो नागसेन है मीनांडर को समझा रहा है कि बौद्ध धर्म होता क्या है, और बार बार मीनांडर सवाल पूछता है, ये जवाब देता है। जो वर्तमान समय में पॉडकास्ट देखते हैं ना, पॉडकास्ट क्या होता है, सवाल जवाब किए जाते हैं और उसको रिकॉर्डिंग की जाती है, यूट्यूब पर डाला जाता है, कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है। ठीक उस समय की ये पॉडकास्ट था। कौन पॉडकास्ट है? ये मिलिंद पनो एक पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट का मतलब सवाल जवाब हो रहे हैं। किसके बारे में सवाल जवाब हो रहा है? बौद्ध धर्म के बारे में। ये खूब सवाल कर रहा है, ये खूब जवाब दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है समझ में। और एक बात, जैन साहित्य के अंदर का भागवती सूत्र के बारे में आपको जानना है, और ये आपसे बार बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर मिलती है? कहा जाता है कि 16 महाजनपदों की सूची, महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो यहाँ पर जैन साहित्य में भागवती सूत्र में मिलता है। कहाँ पर? जैन साहित्य में भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ध्यान रखिएगा। और एक बात है कि ये इतना लगभग समझ में आपको आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिखिएगा हाँ हमको समझ में आ गया, और इसमें कोई भी डाउट हो इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है इसके आगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है, और थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, और 1 क्लास शायद या 2 क्लास होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।